नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, आज हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के जो प्रश्न है वो एक लाइनर है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए देख लिया जाए आज के आखिर वो प्रश्न कौन से हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है। जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है। आप जानते हैं कि जो दांत होते हैं कुछ अस्थायी और अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो जीवन में 2 बार निकलते हैं और कुछ दांत होते हैं जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं। समझ रहे हैं, इसका 20 + 12 का कॉम्बिनेशन होता है। और दांत कितने 4 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार में कौन से हैं। इस दांत का जो सूत्र होता है वह होता है दंत सूत्र 21-23/21-23। और ये होता है इंसीजर और ये होता है कैनाइन और यह है प्रीमोलर और यह है मोलर। ठीक है, तो दांत 4 प्रकार के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये संख्या जोड़ी में है। ठीक है, किसमें है, जोड़ी में। तो आप देखेंगे 3 2 5 1 6 2 8 8 × 2 बराबर कितना 16 ऊपर हो गए और वही कंडीशन कहां है, नीचे है 16। तो कुल दांत कितने हो गए 32। अब यहां सवाल ये आता है, अच्छा इंसीजर जो होता है ये आप जानते हैं कि इंसीजर की संख्या 2 जोड़ी है, तो ये इंसीजर है। ठीक है, इसका काम होता है ये कुतरने का काम क्या करते हैं, कुतरने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 जोड़ी का मतलब ये जो सफेद वाले दिख रहे हैं ये है क्या, ये इनकी संख्या है, ये है इंसीजर। ठीक है, उसके बाद कैनाइंस है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा येलोइश है, येलो टाइप का है। ठीक है, रेड टाइप का, तो ये है कैनाइंस। इसका काम होता है चीरना फाड़ना। समझ रहे हैं, ये कुतरना, इसका काम क्या होता है, कुतरना, और इसका काम होता है चीरना फाड़ना। और ये प्रीमोलर है, इसका काम होता है चबाना। ठीक है, इसका काम क्या होता है, चबाना। यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, ये चबाने का काम करता है। और ये मोलर जो है ये 3 जोड़ी है लास्ट में, तो आप ऊपर भी देख सकते हैं और नीचे। ठीक है, तो इसका काम होता है पीसना। इसका काम क्या होता है मेरे दोस्त, इसका काम होता है पीसना। अब यहां बात आ रही है कि शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है। तो ये देख रहे हैं, ये बच्चा है शिशु। अब आप जानते रहे हैं कि जो इंसीजर है 2 जोड़ी है। इंसीजर कितना है, 2 जोड़ी है। लेकिन यहां पर कि पहले यानी जो बीच वाला है ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये इंसीजर है, ये इंसीजर है 4। ठीक है, 2 जोड़ी, तो ये सबसे पहले ये, तो ये मध्य में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती इंसीजर। क्या कहेंगे, मध्यवर्ती इंसाइजर। ठीक है, मध्यवर्ती इंसाइजर कहेंगे। यही दांत सबसे पहले निकलता है। अब आप कहेंगे कि ये बच्चा थोड़ी ना है, आप तो गुरुजी इसमें बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लपलपाता हुआ आपकी निगाह भी वहीं जा रही होगी। तो ये बच्चा है, ये है क्या, इंसीजर। समझ रहे हैं, मध्यवर्ती इंसीजर सबसे पहले बच्चों में यही निकलता है। समझ रहे हैं, जैसे आप उंगली रखते हैं बच्चों में, कभी कभी तो बच्चे दाबते हैं तो आपको भी बड़ा मजा आता है, बच्चे को भी बड़ा मजा आता है, इस टाइप का। समझ रहे हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की तरफ अगर बढ़े, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे प्रदान की गई। पूरी तरीके से पचाने वाला रस की संज्ञा किसे कहा गया, कि ऐसा रस जो कि जो है पूरे तरीके से पाचन कर देता है। आप कहते हैं कि खाया पिया पचाया, हाजमोला हजम सर चाहे जब, तो वो बात तो अलग है। लेकिन यहां पर कौन पचाता है, किसकी मात्रा अगर कम हो गई तो आपके शरीर में दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं कि खाना नहीं पचेगा तो तमाम प्रकार के रोगों से आप ग्रस्त हो जाएंगे। तो यहां पर पूरी तरीके से पचाने वाली संज्ञा किसको दी गई, तो ये दिया गया जो संज्ञा, इसका जो राइट आंसर है वो है अग्नाशय रस। ठीक है, कौन सा रस, अग्नाशय रस। किस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक की संज्ञा दी गई। अग्नाशय रस आप नहीं समझ पा रहे तो ये है पैंक्रियाटिक जूस। क्या है मेरे दोस्त, ये है पैंक्रियाटिक जूस, जो कहां स्रावित होती है, ये होती है पैंक्रियाज। कहां से, पैंक्रियाज से। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाटिक जूस। समझ रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि, या इसे मिश्रित ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इससे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि इसमें बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों की जैसा ही बिहेव करती है। ठीक है, बाह्य स्रावी की तरह भी और अंतःस्रावी दोनों की तरह यह व्यवहार करती है। समझ रहे हैं, और इसका कनेक्शन कहां होता है, लीवर से भी होता है। तो इसमें लीवर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर लीवर थोड़ा सा डैमेज होने पाया तो आप समझ रहे हैं कि आपका पाचन नहीं होगा पूरी तरीके से, धीरे धीरे आपकी शरीर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी क्षतिग्रस्त होने लगेगी और आप तमाम प्रकार के रोगों से घिर जाएंगे। अंततः रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। समझ रहे हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहां होता है। हिपैरिन जो एक प्रोटीन होती है उसका नाम, कह रहा है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहां होता है। हिपैरिन आप जानते हैं कि है क्या, कि जो आपकी ब्लड शरीर में चल रहा है तो कहीं पर ये थक्का नहीं बनता है। समझ रहे हैं, अब नहीं
बनता है, एंटीकोआगुलेंट है, ये एंटीकोआगुलेंट है, ये रक्त का स्कंदन होने से रोकती है हिपैरिन, समझ रहे हैं। नहीं तो आप समझिए कि जब कहीं चोट लगती है, ब्लड निकल जाता है, आपके शरीर से बहने लगता है, तो वहां पर जम जाता है ब्लड, बाद में कुछ 4-5 मिनट बाद क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन आपके शरीर में नहीं रुकता है, आपको बर्फ में घुसा दिया जाए, बर्फ में लिटा दिया जाए, एकदम ठंडे हो जाएंगे, तब भी आपका सर्कुलेट चलता रहेगा, ब्लड चलता रहेगा, वो जमा नहीं होता है। तो हिपैरिन का पूरा रोल होता है, हिपैरिन के कारण ही ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड का थक्का आपके शरीर में नहीं बनता है, समझ रहे हैं, मतलब वेन्स में, नसों में, समझ रहे हैं, जो चल रहा है। लेकिन कह रहा है कि इसका निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये चॉकलेटी टाइप का जो कलर में दिख रहा है, इसे कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं, यकृत। और ये है लीवर, ठीक है, क्या है, लीवर। आप जानते हैं कि ये लीवर है और यही इसी जगह निर्माण होता है किसका, हिपैरिन नामक प्रोटीन का लीवर में। और आप जानते हैं लीवर को सबसे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है कौन, लीवर, ठीक है। यहां पर किसका निर्माण होता है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं कि आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए अब यहां कह रहा है अगले प्रश्न में कि हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है। हृदय धड़कन, आप जानते हैं सबका दिल धड़कता है, आपका भी धड़कता होगा और मेरा भी धड़कता है, सबका धड़कता है, यहां तक कि जो भी है मैमल्स, उनमें भी हृदय होता है, उनका भी दिल धड़कता है। अब वो बात अलग है, किसी की धड़कन तेज, किसी की धड़कन कम होती है। किसी ने तो गाना गा करके सुना दिया कि तुम दिल की धड़कन में रहती हो, और कोई सुना दे रहा है कि मेरा दिल न तोड़ो धड़कने बंद हो जाएंगी। मतलब जो भी कहिए आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां कह रहा है हृदय धड़कन की जो स्वचालित क्रिया को अपने आप धड़कता है, वो समझ रहे हैं, अपने आप लब डब करता है, वो धड़कता है। अब किसी का आदेश तो नहीं लेता कि हम कह दें भाई आज धड़क लो, आज धड़क लो, कल मत धड़कना, लेकिन वो धड़कता है। तो इस मस्तिष्क की कौन सा जो भाग होता है वह इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका कौन सा भाग है, आप देखिए मस्तिष्क का ये पूरा पोर्शन है, किसका है, ये मस्तिष्क का पूरा पोर्शन है। तो इसका जो भाग है वह है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका जो भाग होता है वही क्या करता है, हृदय की धड़कन की स्वचालित क्रिया को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, समझ रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां आप देख रहे हैं बिल्कुल हार्ट है, दिल है, आप जिसे कहते हैं। किसी को हृदय कहिए तो नहीं समझ में आता, दिल कहिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मस्तिष्क है मेरे दोस्त, ठीक है, ब्रेन है। आप समझ गए कि कौन नियंत्रित करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो देख लें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा क्या है, ठीक है। मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा क्या है, आप सब समझिए। तेल और वसा, दो आपने नाम सुना होगा, तेल और वसा। आप जानते हैं कि जो तेल होता है प्रत्येक ताप पर वो द्रव अवस्था में ही होता है, लेकिन जो वसा होता है वह जैसे ही कम ताप होता है वो ठोस में बदल जाता है, द्रव से किस में बदल जाता है, ठोस में। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पुनः वह ठोस से किस में, द्रव में हो जाता है। जैसे आपने घी देखा है, घी क्या है, एक प्रकार का वसा है। तो घी क्या करता है, गर्मी के समय में वह पिघल जाता है, द्रव अवस्था में चला जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ठंडी आती है तो कभी कभी घी रखे रहते हैं बिल्कुल जम जाता है, अर्थात ठोस हो जाता है। आप समझ रहे हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा कौन सा है, तो उत्तम वसा क्या है मेरे दोस्त, तो जो आपने नाम सुना होगा कुसुम का फूल, नाम सुना है, क्या नाम सुना है, कुसुम का तेल, ठीक है, कुसुम का तेल। जो कुसुम का तेल होता है, ये देखिए क्या है, ये कुसुम है, ये जो आपको फ्लावर दिख रहे हैं मस्त मस्त एकदम वीआईपी टाइप की, ये है कुसुम, ठीक है। तो इसका जो कुसुम का तेल होता है ये सर्वोत्तम वसा इसी में होती है, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो एक जोरदार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।